हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के सामने आ चुकी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे होगा क्या कि आपको आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, लेकिन ऐसा एक नाम है जिसके नाम से नहीं जाना जाता था, वही नाम आपको बताना है। ऐसा कौन सा नाम है जिसके अलावा जो है अन्य नामों से जाना जाता था? तो यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकारों में से एक है। और ये सभी नामों से विपरीत भी है। समुद्रगुप्त जो है ये सभी नामों से विपरीत है, क्योंकि सारे नाम किससे रिलेट करते हैं? किसी एक व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन समुद्रगुप्त एक इकलौता ऐसा नाम है जो कि इन तीनों से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि कादम्बरी जो है ये संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, और इसकी रचना जो है संस्कृत के कवि और जिसे हम लोग गद्य लेखक के भी रूप में जानते हैं, बार भट्ट ने की है। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर डी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में, आपको ध्यान में रखना है कि कादम्बरी जो ये लेखक है बाणभट्ट है, इन्होंने ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस रचना को कंप्लीट किया था इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र ने, जिनका नाम क्या था? भूषण भट्ट। तो आप सभी को यहाँ पर ये चीज पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों, इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। तुजक ए बाबरी के भी नाम से हम इसे संबोधित करते हैं, और बाबरनामा ये भी एक नाम है, दोनों सेम है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है, तो यहाँ पर जियासुद्दीन बरनी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं, बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफदर जंग, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि मुक्त भारत समाज, इसे हम लोग कह सकते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा सावरकर जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने सन 1906 ईस्वी में लंदन में की थी इसकी स्थापना। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, कहां पर? लंदन में। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, बंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी, तो वो आपको ईस्वी क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर 1929 ईस्वी जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
1929 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वो डेट था 8 अप्रैल को, ठीक है। और बाद में जो है 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा भी चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ पर गलती से हमने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। और 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंकने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 2 साल तकरीबन जेल में रखने के बाद सन 1931 ईस्वी में क्या फांसी की सजा सुनाई गई थी। डेट क्या था वो? 23 मार्च। जी हाँ, 23 मार्च। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, जिसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। जी हाँ, सरोजनी नायडू आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, इनमें से जो है किसको जो है विधानसभा का 17वां सन करने की शक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 174 के तहत जो है विधानसभा का सत्र का आहूत करने के लिए, जिसे हम लोग 17वां आसन भी कहते हैं, इसकी जो शक्ति प्रदान की गई है वो प्रदान की गई है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है बिल्कुल राइट है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो दोस्तों सभी धन विधेयक, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। अगर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, फिर भी सभी विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपका राज्य जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर वृक्षनुमा कुछ लोगों का मानना है, तो बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खादर और वांगड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। देखिए खादर व वांगड़ की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक है। और खादर जो है नवीन जलोढ़क है और वांगड़ जो है पुरानी जलोढ़क है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, खादर और वांगड़ जो है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत के लगभग 40% जो भाग हैं वह यही मिट्टी से बने हैं, यही मिट्टी वहां पर पाई जाती है 40% भाग पे। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सूरजमुखी का पौधा तो सभी लोगों ने अपने घर में लगाया होगा बचपन में ही, इस समय ना सही तो बचपन में ही तो लगाया होगा, बचपन में जरूर लगाया होगा। तो आप सभी लोग बता, और लोगों का मानना है कि सूरजमुखी का पौधा इसलिए उसे संबोधित करते हैं सूरजमुखी के नाम से, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस तरफ सूरज रहता है हमेशा सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका फूल
वो हमेशा सूर्य की तरफ, सूर्य के अकॉर्डिंग उसका एरिया बदलता रहता है। मतलब यदि सूरज पूरब में है तो उसका मुख सूरज की तरफ रहेगा, जैसे सूरज पश्चिम में गया तो वो फूल जो है पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ऐसा सुनने में आया है, सुने होंगे बचपन में। क्या कभी आप लोगों ने देखा है ऐसा? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, एक्सपेरिमेंट किया है घर पे तो जरूर बताएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए जो है रेगरू या काली मिट्टी, जी हाँ, रेगुर या काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी वो मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। गोथा, यहाँ पर देखिए गोथार्ड वेस्ट सुरंग किस देश में स्थित है? इराक में कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोग स्विट्जरलैंड बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस सुरंग को स्विट्जरलैंड में बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यह जो है 57 किलोमीटर लंबी है। इसके इसने जो है जापान की सिकान रेलवे सुरंग जो कि 53.9 किलोमीटर को भी पीछे छोड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि 57 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर डून्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे तंग घाट की बात करें तो दी ग्रैंड कैनन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि अमेरिका से रिलेट करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकल्पों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? वाणिज्य बैंक यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियरिटी से देखिए, क्लियरिटी से पढ़िए, तभी आप सभी को समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षावाद किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर परीक्षावाद जो है जिला झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है, जो कि झांसी से रिलेट करता है ये बेतवा नदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो दोस्तों वाराणसी, गाजीपुर या बलिया या कानपुर? तो गाजीपुर कुछ लोगों का मानना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजीपुर जिले में जो है केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था जो है, जिसे हम लोग HRI, जो कि गणित और सैद्धांतिक भौतिक के शोध में जो है समर्पित है, ये एक प्रमुख संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे हम लोग अब इलाहाबाद के नाम से नहीं जानकर प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जिसका नाम योगी जी ने बदल दिया है, अब प्रयागराज इसे फिर से कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव या मेरठ? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर चंदौली जिला जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।